हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रिया जायसवाल। वेलकम टू एमजी क्लासेस। आज हम देखेंगे क्लास 7 की एनसीईआरटी, जिसमें चैप्टर 3 हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके पहले हमने चैप्टर 2 कंप्लीट किया। आज हम चैप्टर 3 देखेंगे। चैप्टर 3 का नाम है राज्य शासन कैसे काम करता है, हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स। ओके, जो राज्य शासन है या काम कैसे करता है, इसको हम समझेंगे एक एक करके सारी चीज़ें। इसमें हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ इसमें हम अच्छे से समझ सकते हैं। सबसे पहले इसमें बताया गया है कि जो समझना है इसमें आपको स्टेट गवर्नमेंट क्या है, उसके बाद आपका इसमें स्ट्रक्चर क्या है, कौन कौन से लोग शामिल होते हैं, इसमें शामिल होने के बाद एक काम कैसे करते हैं। ये सब सारी चीज़ों को हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं इसमें स्टेट गवर्नमेंट। जैसे भारत में प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा है और प्रत्येक राज्य कई निर्वाचित क्षेत्रों में विभाजित है, अलग अलग एरिया में। यानी विधानसभा एक ऐसी जगह होती है जहाँ राज्य के सभी विधायक बैठते हैं। आप देखते हो ना कि जो विधायक की बैठक होती है विधानसभा में, तो यानी विधानसभा एक ऐसी जगह होती है जहाँ राज्य के सभी विधायक बैठते हैं। विधायक जनता द्वारा चुने गए एक प्रतिनिधि होते हैं, आप ऐसे समझ सकते हैं, क्योंकि उनका सिलेक्शन कैसे होता है तो वोटिंग के माध्यम से होता है। तो ये जनता के द्वारा चुने गए क्या होते हैं, एक प्रतिनिधि होते हैं। हर राज्य आप देखोगे तो कोई राज्य बड़ा है, कोई राज्य छोटा है, तो आकार के हिसाब से इसमें क्या होती है, विभिन्नता पाई जाती है निर्वाचित क्षेत्रों में। जैसे यूपी है, यूपी बड़ा है, तो आकार के हिसाब से विभिन्नता के कारण राज्यों में निर्वाचित क्षेत्रों की जो संख्या होती है कम ज़्यादा हो सकती है। जैसे आप हिमाचल में देख लो, हिमाचल में क्या है, हिमाचल में प्रदेश में 68 निर्वाचन क्षेत्र हैं। ओके, हिमाचल प्रदेश के बारे में समझते हैं। जो हिमाचल प्रदेश है इसमें क्या है, आपका 68 निर्वाचन क्षेत्र है। तो यानी 68 स्थान से 68 एमएलए यानी 68 एमएलए या विधायक चुनकर विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे, यानी विधानसभा में जाएंगे। ठीक है, यानी ये क्या है, आपका एरिया के हिसाब से, एरिया पे डिपेंड करता है, वहाँ पे जो आकार है उन पर डिपेंड करता है कितने वहाँ पर निर्वाचित क्षेत्र की जो संख्या होगी कितनी होगी, कम होगी कि ज़्यादा होगी। हिमाचल प्रदेश में जो 68 निर्वाचन क्षेत्र हैं, इसमें एग्जाम्पल के हिसाब से आपको इसमें समझाया गया है। ओके, आगे देखते हैं। इसमें विधायक के बारे में समझेंगे कि विधायक आखिर कौन है। ठीक है, विधायक कौन होते हैं। इसमें बताया गया है कि जैसे प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से आप जनता एक क्या करती है, प्रतिनिधि चुनेगी। वोटिंग जैसे होती है ना, जो उन पर प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र होता है वहाँ से जनता एक प्रतिनिधि को चुनेगी। तो जो प्रतिनिधि को जनता चुनती है वो विधानसभा का क्या होता है, सदस्य बनता है। तो ये सदस्य क्या होता है, विधायक या एमएलए के नाम से जाना जाता है। यानी विधायक जनता का प्रतिनिधित्व करता है, ये वोटिंग के माध्यम से जीतते हैं जनता के। तो ये क्या हुए, जनता के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं, यानी जनता का ये प्रतिनिधित्व करते हैं। ओके, लोग चुनाव में अलग अलग पार्टियों के नाम खड़े होते हैं, इसलिए यह विधायक अलग अलग राजनीतिक दलों के होते हैं। आप देखोगे जो विधायक होते हैं वे अलग अलग दल से खड़े होते हैं, एक ही पार्टी तो नहीं होती है ना, अलग अलग पार्टी होती है। जैसे आपका बीजेपी है, कांग्रेस है, निर्दलीय है, इस टाइप से। आप जैसे एग्जांपल में समझ सकते हो कि हिमाचल प्रदेश में 68 सीट है। ओके, तो उसमें कांग्रेस है, बीजेपी है, ये दोनों खड़े होंगे। ओके, तो जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचित क्षेत्रों में जीत जाते हैं, राज्य में उस दल का, यानी जो जीतते हैं तो उस दल में क्या होगा, बहुमत हम मानते हैं। जैसे ये 34 है, ठीक है, जो आधे से अधिक बोला जाए, इसका हाफ कितना हुआ, 34। तो 34 में अगर ये जीते तो ये 35 अगर आया तो ये क्या हुए, इनको हम बहुमत में मानते हैं। यानी बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष माना जाता है, और अन्य सभी जो पक्ष होते हैं वे क्या होते हैं, विरोधी पक्ष के नाम से जाने जाते हैं। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, पक्ष विपक्ष को। आगे इसमें हम देखते हैं कि जैसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे निर्वाचन क्षेत्र है, अब ये हिमाचल में देख लेते हैं। ठीक है, हिमाचल का हम सबसे पहले समझेंगे। जैसे 68 है, ओके, अब इसमें क्या है 34 और इसमें क्या है 35। तो जैसे हिमाचल में आधे से अधिक, तो वो क्या हुए, सत्ता पक्ष हो गया ये। बाकी जो खड़े थे सभी को हम विरोधी पक्ष के नाम से जानेंगे। और जिस दल के पास सबसे अधिक विधायक व मुख्य विरोधी दल होंगे, ठीक है, यानी जिनके पास सबसे अधिक विधायक होंगे वो क्या होते हैं,
मुख्य विरोधी दल के नाम से जानते हैं। ये क्लियर होना बहुत जरूरी, यानी बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल के बाद जिस दल के पास सर्वाधिक विधायक हैं वह मुख्य विरोधी दल होगा। अगर एग्जाम में पूछा जाए, या आपको भी पता होना चाहिए मुख्य विरोधी दल कौन है, तो बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल के बाद जिस दल के पास सबसे ज़्यादा यानी सर्वाधिक विधायक हैं वह क्या होगा, मुख्य विरोधी दल होगा। ओके, आगे समझते हैं। इसमें आप यहाँ पर देख सकते हो, इसमें विरोधी पक्ष का बताया गया, बहुमत पक्ष का। आप यहाँ पे 68 निर्वाचन क्षेत्र हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। ओके, आगे देखेंगे इसमें निर्दलीय उम्मीदवार को लेकर। कुछ निर्दलीय उम्मीदवार होते हैं जो राजनीतिक पक्ष में काम करते हैं, जैसे कुछ बीजेपी हैं, कोई कांग्रेस हैं, तो निर्दलीय भी होते हैं। पार्टियां होती हैं ना, तो उसमें उस हिसाब से है। तो इसमें जो चुनाव के कुछ निर्दलीय दल उम्मीदवार होते हैं, यानी वह किसी राजनीतिक दल से नहीं होते हैं। वे क्या होंगे, राजनीतिक दल से, यानी अब इस तरीके से समझ सकते हो कि उनको या तो टिकट ना मिला हो राजनीतिक दल से, या तो उनको अपने क्षेत्र में सपोर्ट अच्छा हो, इसलिए वे क्या करेंगे, किसी दल में वो टिकट ना लेना चाहते हो, वो अपने सपोर्ट के हिसाब से, अपने एरिया में उनका अच्छा सपोर्ट हो, उसके हिसाब से वो जीत सकते हो, उतना विश्वास होना चाहिए, ठीक है। तो उस हिसाब से वो क्या हुए, निर्दलीय उम्मीदवार माने जाते हैं। ओके, आगे देखेंगे इसमें हम गठबंधन की सरकार के हिसाब से। गठबंधन की सरकार क्या होती है, तो कई बार देखना सत्ताधारी दल एक पार्टी से ना होकर के वे कई पार्टियों से मिलकर बनता है, इसे हम क्या बोलते हैं, गठबंधन की सरकार बोलते हैं। आप सुने होंगे कई बार कि भाई हमारी जो सरकार है क्या है, गठबंधन की सरकार है। तो ये क्या होती है, इस तरीके से बनती है, जैसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे कि आपका 68 है, तो 68 जिस पार्टी को आधे से अधिक वोट मिलेगा, जिस पार्टी के विधायक को आधे से अधिक वोट मिलेगा, तो जिस पार्टी के विधायक होंगे वही सरकार बनेगी। ओके, यानी जैसे ये वही 34 का हाफ है तो इसमें, और ये 35, तो क्या होगी, ये विधायक वहीं से बनेंगे। अगर किसी का 34 से ज़्यादा ना आए, तब एक से अधिक राजनीतिक दल गठबंधन करेंगे, फिर आपस में मिलकर 34 से ज़्यादा नंबर मिल जाएगा उनको, जब मिलेंगे फिर मिलकर क्या करेंगे, गठबंधन की सरकार बनाएंगे अपने राज्य में। तो इस तरीके से क्या होता है, गठबंधन की सरकार बनती है। चुनाव के बाद जो सत्ताधारी होते हैं उनको समझते हैं। चुनाव के बाद इसमें सत्ताधारी दल के विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं, तो जो मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर बनता है। फिर मुख्यमंत्री मंत्रियों का चयन करते हैं। ओके, और फिर राज्य का राज्यपाल जो गवर्नर है, मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, यानी शपथ दिलाता है। तो ये एक प्रोसेस है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। यानी चुनाव के बाद क्या होता है, सत्ताधारी जो दल होते हैं, विधायक होते हैं, अपने नेता का चुनाव करते हैं, ठीक। अपने नेता का चुनाव करेंगे तो जो मुख्यमंत्री हैं चीफ मिनिस्टर बनेंगे। फिर जो मुख्यमंत्री हैं अपने मंत्रियों का चयन करते हैं, और फिर राज्य का जो राज्यपाल है, गवर्नर, मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को क्या करता है, शपथ दिलाता है। ओके, तो ये चीज़ें तो खत्म हुई। आगे हम समझते हैं इसमें जो राज्य का प्रमुख राज्यपाल होता है उनकी नियुक्ति किनके द्वारा होती है। तो ये आपको पता होना चाहिए, एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना, उसमें जो राज्य का प्रमुख राज्यपाल होता है उनकी नियुक्ति किनके द्वारा होती है। तो याद रखना, केंद्र सरकार के द्वारा इनकी नियुक्ति होती है। किसकी, राज्यपाल की। तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि राज्य सरकार संविधान के नियमों, जो अधिनियम है, उनके अनुसार अपना काम अच्छे से कर रही है कि नहीं कर रही, इसकी जानकारी के लिए क्या करते हैं, केंद्र सरकार राज्यपाल की नियुक्ति करती है। आगे समझते हैं इसमें हम सरकार के शब्द के बारे में। सरकार शब्द क्या है। सरकार शब्द से तात्पर्य है कि शासन के विभिन्न विभागों और मंत्रियों से होता है, चाहे वह चीफ मिनिस्टर हो, चाहे वो उनके बीच के मंत्री हो, उनके नीचे जो मंत्री हैं, और विभाग हैं, विभाग में काम करने वाले अधिकारी, सभी क्या होते हैं, सरकार का हिस्सा है। चाहे वे क्या हो, आपके मंत्री हो, या फिर चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, या उनके नीचे काम करने वाले मंत्री हो, विभाग हैं, विभाग में काम करने वाले जो अधिकारी हैं, मेंबर्स हैं, सभी सरकार के क्या होते हैं, ये हिस्सा होते हैं। ओके, और इन सब का जो प्रमुख होता है मुख्यमंत्री, यही सरकार का कार्यकारी हिस्सा यानी कार्यपालिका कहलाता है। अगर पूछा जाए कार्यपालिका क्या है तो ये, ठीक है। तो इसमें हम समझेंगे जो कार्यपालिका है और विधायिका के बारे में अच्छे से समझते हैं। इसमें विधानसभा में एक बहस है, इसमें भी सारी चीज़ें दी गई हैं। बाकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है हम उसको समझते हैं, ठीक है।
तो इसमें बताया गया है, आगे हम देखते हैं शासन में कार्य प्रणाली। ठीक है, तो इसमें बताया गया आपका कार्यपालिका, विधायिका। तो सबसे पहले हम विधायिका को समझते हैं क्या है। विधायिका आपका क्या होगा, जितने भी प्रतिनिधि चुनकर विधानसभा में आए हैं, ठीक है, उन सभी को मिलाकर विधायिका कहेंगे। जितने भी प्रतिनिधि होते हैं जो चुनकर जाते हैं विधानसभा में, उन सभी को हम मिलाकर विधायिका कहते हैं। ओके, यही आपका क्या होता है यहाँ पर, उसी विधायक में से कुछ मुख्यमंत्री मंत्री बनकर गए हैं, फिर मुख्यमंत्री जिन मंत्रियों का चुनाव किए हैं, फिर मंत्री जिस विभाग में काम कर रहे हैं, इसके अंडर में जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं, ये कार्यपालिका के नाम से जानते हैं। इस तरीके से हम समझते हैं। थोड़ा देखो, जैसे कि ये क्या आपका मुख्यमंत्री हैं, तो मुख्यमंत्री यहाँ पर क्या है, जो चुन कर आए, यहाँ पे क्या है, मंत्री। फिर ठीक है, अंडर में क्या करें, मंत्री काम कर रहे हैं। इनके अंडर में क्या है, आप देख सकते हो यहाँ पे कार्यपालिका है, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं। ठीक है ना, वही बोला जा रहा है कि मुख्यमंत्री जिन मंत्रियों का चुनाव किए, फिर मंत्री जिस विभाग में काम कर रहे हैं, इनके अंडर में जितने भी अधिकारी आते हैं, कर्मचारी आते हैं, ऑफिसर आते हैं, ये कार्यपालिका के नाम से जाने जाते हैं। ओके, आगे हम समझते हैं इसमें विधानसभा के बारे में। विधानसभा आखिर क्या है। विधानसभा एक ऐसा स्थान है जहां सभी विधायक, चाहे वह सत्ताधारी दल के हों या विरोधी दल के हों, विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के लिए एक उपस्थित होते हैं यहाँ पर, और अपने क्षेत्रों की जो परेशानी होती है उसको यहाँ पर बताते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर बजट पास कराएंगे ताकि जनता की जो परेशानियाँ हो उनको दूर कर सके। जैसे पानी की व्यवस्था करना, स्कूल नहीं है तो स्कूल बनवाना, ये सारा क्या होता है, यहाँ पर काम होता है। ओके, विधानसभा में चर्चा के पश्चात सरकार के द्वारा प्रेस वार्ता भी हो जाती है, इसमें की जाती है कि यहाँ पर मीडिया सामने आती है, यानी मीडिया के सामने बात रखी जाती है। उसके बाद जिस विभाग के मंत्री, शासकीय अधिकारी उपस्थित होते हैं, फिर विभिन्न समाचार पत्रों को प्रतिनिधि प्रश्न पूछते हैं, तो क्या करते हैं, उनके प्रश्न को जवाब दिया जाता है। याद रखना, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है मीडिया। ओके, जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है मीडिया। इस चीज़ को हमेशा याद रखना है। किसी भी विषय पर जो कार्य होता है, बनाने का काम क्या होता है, आपका कार्य राज्य के विधानसभा के द्वारा किया जाता है। जैसे पूरे राज्य के लिए कोई कानून बनाना है, तो यह कानून किसके द्वारा होगा, तो विधानसभा में बनेगा, और इसके लिए सभी विधायक वोट करेंगे। फिर चाहे वो पक्ष के हों या विपक्ष पार्टी के हों, दोनों का इसमें साथ होना जरूरी है। ठीक है, उनके माध्यम से क्या होता है, फिर यहाँ पर कानून बनता है। पूरे देश के लिए कानून, याद रखना, संसद द्वारा बनाया जाता है, पार्लियामेंट में। और राज्य के लिए कानून किनके द्वारा बनेगा, विधानसभा में बनेगा। ओके, यानी कानून बनाना है तो किसी भी विषय पर अगर कानून बनाना है तो राज्य की विधानसभा के द्वारा बनाया जाता है। उसमें जैसे पूरे राज्य के लिए कोई कानून बनाना है तो उसमें कोई कानून विधानसभा में बनेगा। ओके, और इसके लिए सभी विधायक वोट करेंगे, चाहे वो पक्ष के हों या विपक्ष पार्टी के हों, उनका उसमें सहमति होना जरूरी है। अब पूरे देश के लिए कानून पार्लियामेंट में बनेगा, संसद के द्वारा बनाया जाता है। अगर राज्य के लिए कानून बनाना है तो विधानसभा में बनाया जाता है। ये याद रखना चीज़ें। ओके, आगे इसमें हम देखते हैं कि जो सरकार है, सरकार को कार्यों को करने के लिए ये विभिन्न विभाग होते हैं। ठीक है, जो सरकार के कार्य होते हैं उनको करने के लिए विभिन्न विभाग होते हैं। जैसे लोक निर्माण विभाग, कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग आदि। इसमें विभिन्न सरकारी अधिकारी और कर्मचारी भी नियुक्त होते हैं जिनके द्वारा ये सारे काम होते हैं। ओके, तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ, इसमें आप समझ सकते हो। देखो, मैं वही चीज़ें इसमें बताई हूँ जो एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग है। इसमें अगर हम पूरा इसमें डिटेल पढ़ने लग गए, जो सारी चीज़ें दी गई हैं, तो वो सभी चीज़ें नहीं आती, इसमें आपको समझने के लिए दी गई हैं। ठीक है, मैं उसको आपको सारी चीज़ें शॉर्ट में समझाई हूँ जो एग्ज़ाम्स में आते हैं। जैसे राज्य के लिए कानून कौन बनाता है, विधानसभा बनाता है। पूरे देश के लिए कानून कौन बनाता है, संसद में बनता है, पार्लियामेंट में बनता है। विधानसभा क्या है, सरकार क्या है, गवर्नमेंट क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गठबंधन की सरकार क्या होती है, निर्दलीय पक्ष क्या होते हैं, पक्ष क्या है, विपक्ष क्या है, यानी जो ये बेसिक चीज़ें हैं आपको पता होना चाहिए। और एनसीईआरटी में बेसिक चीज़ें ही दी जाती हैं। ठीक है ना, तो इसलिए बोला जाता है जब कभी भी आप कोई भी एग्ज़ाम क्रॉस करने के लिए तैयारी करते हो, सबसे पहले आप एनसीईआरटी पढ़ लो। एनसीईआरटी में क्या होती है, सारी चीज़ें, छोटी छोटी जो बेसिक चीज़ें हैं उसमें दी गई होती हैं, जो आपको बड़े बुक में नहीं मिलता है उसके हिसाब से। ठीक है, इसमें जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं बहुत ज़्यादा ईजी होते हैं। ओके, तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, चैप्टर 3। नेक्स्ट हम देखेंगे चैप्टर 4।
ओके, इसमें आप कोई भी डाउट होगा, आपको कुछ भी, तो आप पूछ सकते हो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।